हेलो एवरीवन। आज डेट है 27 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि लोकटक लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था राम सेतु को लेकर के, तो राम सेतु को अगर हम मैप में व्यू करें, राम सेतु जिसको एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, और ये लोकेटेड है हमारे इंडिया के साउथ ईस्ट पार्ट पर एक आइलैंड है जिसका नेम है रामेश्वरम आइलैंड। और यहाँ पर श्रीलंका के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर लोकेटेड है मन्नार आइलैंड। उसके बीच में 48 किलोमीटर लॉन्ग लाइमस्टोन सॉल्ट की एक चेन है जिसको राम सेतु के नाम से जाना जाता है। अब ये जो राम सेतु है इसका हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही माइथोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हिंदू ये मानते हैं कि भगवान राम ने इस ब्रिज का फॉर्मेशन किया था ताकि वो अपनी आर्मी को यहाँ पर लंका में ले जा सके और रावण से फाइट कर सके। मुस्लिम माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उनका ये मानना है कि एडम ने इस ब्रिज का यूज़ किया था ताकि वो श्रीलंका में जो एडम पीक है वहाँ पर पहुँच सके और फिर वहाँ पर जाकर के वो 1000 ईयर तक 1 फुट पर एक पाँव पर खड़े रहे थे। लेकिन साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये राम सेतु जो है वो एक नेचुरल स्ट्रक्चर है और टेक्टोनिक मूवमेंट के थ्रू जो है इसका फॉर्मेशन देखने को मिला। और यहाँ पर जो कोरल्स हैं इनमें सैंड जो है वो ट्रैप हो गई, जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन देखने को मिला है। अभी जो राम सेतु है इसको लेकर के अगर हम इंडिया का मैप व्यू करें तो इंडिया का सर्दर्न पार्ट इस तरीके से है और यहाँ पर लोकेटेड है श्रीलंका। अभी हमें क्या करना पड़ता है, अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल, मतलब हमारे यहाँ के पोर्ट और यहाँ के पोर्ट में कनेक्टिविटी अगर हमें करनी है तो प्रेजेंट टाइम में हम इस तरीके से घूम करके जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ पर एक कैनाल जो है वो इस तरीके से फॉर्मेशन किया जाए इस राम सेतु के एरिया वाले रीजन से, ताकि जो हमारा टाइम है और जो हमारा मनी है वो कम इन्वेस्ट हो सके और इस एरिया का यूज़ करते हुए ही हमारी जो शिप हैं वो यहाँ से यहाँ पर आसानी से जा सके। और इसीलिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया, सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें यहाँ पर कैनाल का फॉर्मेशन करना था, लेकिन बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और रिलीजियस पर्पज से भी इसका अपोज किया गया, क्योंकि इसकी वजह से राम सेतु जो है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में ये बताया था कि ये जो सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट है इसकी वजह से राम सेतु जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो ये राम सेतु से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर रिलेटेड है तमिलनाडु जो स्टेट है उसके नॉर्दर्न पार्ट में जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं उनको रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर इमेज में आपको शो हो रहा होगा कि ये लैंड एरिया है और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है मीन्स ट्रैक्टर जो है उसका यूज़ करते हुए जो डिग किया जा रहा है लैंड एरिया को, और जो सैपलिंग्स है प्लांट्स की वो यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सेक्रेड ग्रोव्स होते क्या है। देखो, सेक्रेड ग्रोव्स कुछ नहीं होते, आप ये मान सकते हो कि जो फॉरेस्ट रीजन है उसका एक स्मॉल पार्ट है, मतलब फ्लोरा एंड फोना के बेसिस पर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा रिच एरिया होते हैं। और ये सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं कि जैसे कि हिंदू हिंदू जैन और बुद्धिज्म जो कम्युनिटी है उनके जो भी पिलग्रिमेज साइट हैं उनके एंशियंट टाइम में क्या होता था कि उन पिलग्रिमेज साइट के, जैसे कि हिंदू में टेम्पल है तो टेम्पल के आसपास वाले रीजन में कुछ ऐसी ज़मीन होगी, कुछ ऐसा लैंड एरिया होगा जहाँ पर फॉरेस्ट रीजन, बहुत सारे पेड़ पौधे और काफ़ी ज़्यादा स्पीसी जो है वहाँ पर रहती होंगी। ऐसा कुछ होता था जिनको सेक्रेड ग्रोव्स के नाम से जानते हैं। ये चीज़ हमें शो करती है कि नेचर की जो वर्शिप है वो हमारे एंशियंट टाइम से है।
मतलब हम हमारी पिलग्रिमेज साइट के साथ में फ्लोरा एंड फौना को सिक्योर करने के लिए इस तरीके का रीजन जो है वो डेवलप किया जाता था, और इस तरीके की जो सेक्रेड ग्रोव है उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। जो कम्युनिटी है जो मानती है उस पिलग्रिमेज साइट को, वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती थी। लेकिन टाइम के साथ में क्या इशू देखने को मिला कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, लैंड एरिया की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, एनक्रोचमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ये इस तरीके के जो भी सेक्रेड ग्रोव्स थे पिलग्रिमेज साइट के आसपास, उनमें इन्वेजिव स्पीसीज, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब देखो ये जो सेक्रेड ग्रोव्स है मतलब वो एरिया जहाँ पर फॉरेस्ट जैसा रीजन डेवलप हो जाता है, तो कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो हमारे नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्दर्न तमिलनाडु में दोबारा से ये जो सेक्रेड ग्रोव्स है इनको रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ओके, अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि मतलब एंशियंट टाइम से ही हमारे यहाँ पर नेचर की जो है वो पूजा की जाती थी, नेचर को माना जाता था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ओके, तो जब भी एनवायरनमेंट की बात आए तो हम इन सेक्रेड ग्रोव्स का नाम लिख करके बता सकते हैं कि एंशियंट टाइम से ही हमारे यहाँ तो जो नेचर है उसको इक्वल जो पोजीशन है वो दी जाती थी। अगर हम इंडिया में बात करें तो लगभग 14,000 सेक्रेड ग्रोव्स जो हैं वो इंडिया में रिपोर्ट किए गए हैं कि इतने सेक्रेड ग्रोव्स जो हैं वो इंडिया में हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सेक्रेड ग्रोव्स की संख्या अगर हम डिस्कस करें तो 1 लाख से भी ज़्यादा है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं इनको अदर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ के नाम हम डिस्कस कर लेते हैं। बिहार जो स्टेट है वहाँ पर इनको सरना के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो एचपी जो है वहाँ पर इनको देव वन बोला जाता है। ओके, कर्नाटका की अगर हम बात करें, कर्नाटका जो स्टेट है वहाँ पर इनको देवरा काडू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है केरला। केरला में इनको केरला में काऊ के नाम से जाना जाता है। जो मध्य प्रदेश है, एमपी जो स्टेट है वहाँ पर इनको देव के नाम से जाना जाता है। बात करें राजस्थान स्टेट की तो राजस्थान स्टेट में इनको ओरान के नाम से जाना जाता है। ओके, और तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु स्टेट, तमिलनाडु, यहाँ देखिए तमिलनाडु स्टेट, वहाँ पर इनको कोविल काडू, कोविल काडू या फिर शप्रा काडू के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी अदर स्टेट हैं, जैसे कि हम मेघालय में बात करें तो वहाँ पर लो कयांगटांग के नाम से जानते हैं, और जैसे कि महाराष्ट्र में जो है इनको देवराई के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में ही इनको लाई उमंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। साथ में एक बेसिक अवेयरनेस हमें क्रिएट करती है कि जिस एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की आज हम बात कर रहे हैं उसके लिए तो हम काफ़ी पहले से ही, एंशिएंट टाइम से ही हम उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रपोज कर रही है कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो है उसको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के रूप में यूज़ किया जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट को एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ताकि आप जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेना है, वोटर लिस्ट में आपको इंक्लूजन करवाना है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए अपॉइंटमेंट के लिए आपको चाहिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन सभी के लिए आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गवर्नमेंट जो है वो बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 जो है उसमें अमेंड करने की कोशिश कर रही है, और ये जो अमेंडेड पार्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट का जो अभी विंटर सेशन स्टार्ट होगा उसमें। ये जो न्यू अमेंडमेंट है इसमें अगर हम बात करें तो जो डेथ सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी यहाँ पर कवर करवाया जाएगा कि जो हॉस्पिटल है वो बर्थ सर्टिफिकेट तब की तब बर्थ के टाइम रिलीज करें ताकि उसका यूज़ किया जा सके, और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो भी रिलीज करें। इससे क्या होगा, जब दोनों एक टेक्नोलॉजी के थ्रू जब सारा प्रोसीजर आपस में जॉइंट रहेगा तो जैसे ही 18 ईयर कंप्लीट होता है तो बच्चा जो है उसका वोटर लिस्ट में नेम इंक्लूड हो जाएगा, और जैसे ही डेथ अगर किसी पर्सन की होती है तो उसको वोटर लिस्ट से और जो भी अदर इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबसे उनका नेम रिमूव कर दिया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे फेक केसेस जो है वो हम देखते हैं, अदर हम इम्पोर्टेंट स्कीम जो है वहाँ पर फेक केसेस, ऐसे पर्सन जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं
उनके नाम पर ही बहुत सारा जो मनी है वो उठाया जाता है। तो इससे बहुत सारी फेकनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1969 का जो एक्ट है उसके अंडर पहले से ही कंपलसरी है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, लेकिन and violating it is a punishable offense. The government intend to improve compliance by making the registration mandatory to access basic services। कि आपको बेसिक सर्विसेज लेनी है तो आपको मैंडेटरी इस रजिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट जो है वो करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि 26/11 जो अटैक हुआ था 2008 में, उसकी 14th एनिवर्सरी जो है वो मनाई गई। और इसमें जो भी पर्सन जो यहाँ पर जिनकी डेथ हो गई थी, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पर्सनल जो थे, उन सभी को यहाँ पर रिमेंबर किया गया। साथ ही साथ में यहाँ पर फोकस किया गया और इस बात के ऊपर भी कि 1993 से अब तक जितने भी टेरर ब्लास्ट हुए हैं उन सभी का एक मुंबई में हमें एक ऐसा प्लेस जो है वो एक मेमोरियल के रूप में डेवलप करना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि टेररिज्म की वजह से कितना इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये बोला गया कि देखो टाइम के साथ में टेररिज्म जो है उसका नया लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, तो हमें फोकस करना है कि जैसे कि साइबर वॉर, साइबर क्राइम, ये नए इशू है। मतलब टेररिज्म का जो रूप है, जो उनका फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी होगी। देखो ये 26/11 जो अटैक हुआ था 2008 में, उसके बाद में हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए थे। टेररिज्म को लेकर के जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने काफ़ी अपने लेवल पर अगर हम बात करें तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो टेररिज्म जो है उसको लेकर के एटीट्यूड जो है वो हमारे इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया था। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने टेररिस्ट और जो मिलिटेंट्स जो है उनके लिए कंट्री का जो एटीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा हार्डेंड हो गया था 2008 के अटैक के बाद में। कुछ नए इनिशिएटिव, कुछ नए ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश किए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि मुंबई अटैक 2008 में जब हुआ तो इसके बाद में जो गवर्नमेंट है उन्होंने NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एस्टेब्लिश किया, और ये जो है वो टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज को क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, इसके 4 नेशनल जो है वो हब सेटअप किए गए। मतलब अलग अलग एरिया में जो है वो क्या बनाए गए, कुछ लोकेशन जो है वो एस्टेब्लिश की गई। ये 4 एरिया कौन थे, तो इसमें है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड चेन्नई। और 2017 जो है वहाँ पर गुजरात में भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का 5th हब जो है गुजरात में भी बना दिया गया। ओके, तो इस तरीके से सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए ये सारी जो प्रोसीजर है, ये सारे जो प्रोविज़न है वो इम्प्लीमेंट किए गए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो UAPA एक्ट जो है उसमें भी कुछ नए चेंजेस किए गए कि इस तरीके का अगर हम किसी पर्सन को टेररिज्म सस्पेक्ट के रूप में इंटरोगेशन करते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो ये जो पावर है वो UAPA एक्ट के अंदर दी गई। साथ ही साथ में 26/11 के बाद में ये भी कोशिश की गई कि बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी को आपस में मल्टीपल टाई अप उनका किया जाए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सभी के साथ में एक साथ शेयर हो सके। ओके, जो हमारे NSG हैं उनको इंडियन नेवी के अंडर डिक्लेयर किया गया कि जो भी, क्योंकि हमारी कोस्टल जो रेंज है उसको सिक्योर करने का काम करते हैं NSG। ओके, तो ये कुछ नए चेंजेस किए गए थे जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंट टाइम में टेररिज्म के जो नए इशू इंक्रीज हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी जो भी सिक्योरिटी है या जो भी हमारी अवेयरनेस है वो चेंज होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, आप सभी को पता है कि कल 26 नवंबर था और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, लेकिन 2015 से हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर जो है उससे पहले इसको लो डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। तो सॉरी, हमारी जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया। इस टाइम में हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी अपने पॉइंट को रखा। तो यहाँ पर फोकस किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट कमेटी थी, और इसके अलावा अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी,
ड्राफ्ट कमेटी जिसने एक तरीके से मेन काम किया कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट बनाने का। साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो 15 वीमेन थी उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने वीमेन का जो रोल देखने को मिला कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 वीमेन मेंबर थी, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि एक नाम के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है कि दक्षिणी वेलायुधन जो है उन्होंने मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी है उनके राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सेम इसी तरीके से जो भी अदर विमेन हैं जैसे कि राजकुमारी अमृता कौर और दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, ये अदर विमेन है जिन्होंने भी बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया था। तो यहाँ पर जुडिशरी का ये बोलना है कि मार्जिनलाइज जो लोग हैं उनको लेकर के, उनके राइट्स को लेकर के हमें वर्क करना होगा। और वर्क हम कब कर पाएंगे? जब हम में एक बेसिक अवेयरनेस होगी, हमें पता चलेगा कि हाँ इनके जो राइट्स हैं, इनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको लेकर के उनमें अवेयरनेस नहीं है, तो जुडिशरी जो है वो इसमें फोकस करे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट जो है, और अभी आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर बताया गया है, अरुण सिंघल जो है उन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू में बताया गया है, जो हमारे यूनियन फर्टिलाइजर सेक्रेटरी हैं, कि कोई भी शॉर्टेज जो है वो हमारे यहाँ पर नहीं है। रबी सीजन अब स्टार्ट हो रहा है और रबी सीजन जो है वो अक्टूबर नवंबर से शॉविंग जो है इसमें स्टार्ट होती है और मार्च अप्रैल में जो है इसकी कटाई होती है इस सीजन की, इस क्रॉप की। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने क्लियर किया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी ग्लोबल सिचुएशन है उसकी वजह से हमारे इंडिया पर कोई इफेक्ट नहीं है। हमारे यहाँ पर फैक्ट एक मेजरमेंट जो होना चाहिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर G20 डिप्लोमेसी की बात की गई है कि आप सभी को पता है G20 ग्रुप की जो हेडशिप है वो इंडिया को मिलेगी 1 दिसंबर से 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर जो है वो हमारे इंडिया ने जो भी G20 डिप्लोमेट्स हैं उनको बुलाया है, ताकि इंडिया की नेक्स्ट 1 ईयर के लिए क्या क्या आइडियोलॉजी रहेगी, किन किन के ऊपर हम फोकस करेंगे, उन सभी का एक ब्रीफिंग जो है वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। देखो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हिमालयन याक जो है उनको फूड एनिमल का टैग दिया है ताकि उसकी मिल्क और मीट को यूज किया जा सके। ये किसने दिया है ये टैग? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये टैग दिया है। तो फूड सेफ्टी मतलब FSSAI के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताओगे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कब इसका फॉर्मेशन किया गया था और मेन ऑब्जेक्टिव FSSAI का क्या है। ओके, अब ये क्यों दिया गया है? तो देखो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा रख रखे हैं कि सेंसस की अगर हम बात करें तो 2012 में जो लिवस्टॉक सेंसस हुई थी उससे अगर हम कंपैरिजन करें 2019 के डाटा से, तो इंडिया में 58,000 जो याक हैं उनमें मतलब लगभग 25% जो है वो डिक्रीज देखने को मिला है उनकी पॉपुलेशन में। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि उनको फूड का और मीट का और वो एक तरीके से मिल्क का टैग जब उनको दिया जाएगा कि उसको हम यूज़ करेंगे तो लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट होगी कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें पालना है, और जब उनकी रियरिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो दोबारा से इंक्रीज होगी। तो उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर उनको फूड एनिमल टैग का जो डेजिग्नेशन है वो दिया गया है। ओके, यहाँ पर इंडिया और भूटान के जो रिलेशन है उसके बारे में बात की गई है कि इंडिया और भूटान के जो रिलेशन है उनमें न्यू एरा एस्टेब्लिश होगा। इसरो जो है वो इंडिया भूटान जो एक जॉइंट सैटेलाइट है उनको अभी 9 सैटेलाइट के बीच में एक सैटेलाइट जो है वो इन दोनों की जॉइंट सैटेलाइट उसको लॉन्च करेगी। तो हमारे जो रिलेशन है वो एक अच्छे लेवल पर और ज़्यादा एस्टेब्लिश होंगे। तो कोई इंडिया और भूटान के रिलेशन की अगर हम बात करें तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन जो है वो 1949 में इंडिया और भूटान के बीच में एस्टेब्लिश की गई थी।
और इस ट्रीटी में फोकस किया गया था कि जो पीस है उसको हम क्या कर सके, दोनों कंट्री में एस्टेब्लिश कर सके। टाइम के साथ में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 1968 में एस्टेब्लिश हुए। 2007 में भी जो 1949 की ट्रीटी है उसको रिवाइज किया गया ताकि फॉरेन पॉलिसी इन सभी में जो इंडिया है वो भूटान को गाइड कर सके। हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। तो ये है चिकन नेक। तो हमें नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में जाने के लिए इस एरिया में जो है वो कनेक्टिविटी चाहिए। मतलब भूटान जो है वो हमारे इंडिया के 4 स्टेट के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। किस किस के साथ में शेयर करता है? आसाम के साथ में, और यहाँ पर अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, सॉरी सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, और यहाँ पर है आसाम, और ये हो गया वेस्ट बंगाल। तो इन स्टेट्स के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पर ये बहुत ही छोटा एरिया है। तो नॉर्थ ईस्ट तक हमें अपनी पहुंच बनानी है। तो यहाँ पर जो भूटान है उसके साथ में हमारे रिलेशन बेहतरीन होने चाहिए ताकि यहाँ पर जो एक इशू जो है वो हमें देखने को ना मिले। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर। पहले फॉरेन पेज पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो अभी चाइना ने इंडियन ओशन वाला जो रीजन है उसके आसपास में जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनका इंडियन ओशन पर डिपेंडेंस है, तो 19 कंट्रीज के साथ में मिलकर के एक प्रोग्राम किया, और इस प्रोग्राम में फोकस ये किया गया है कि इंडिया यहाँ पर एब्सेंट था, मतलब अदर कंट्रीज ने यहाँ पर ज्वाइन किया है। देखो इंडो एरा जो रीजन है, सॉरी इंडो एरा नहीं, इंडियन ओशन जो रीजन है उसके ऊपर इंडिया फोकस कर रहा है, क्वाड ग्रुप स्पेसिफिक फोकस कर रहा है। तो चाइना का जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर भी हम क्या है, कोऑपरेशन कर सकते हैं, ताकि एक कोऑपरेशन के थ्रू हमारे जो अदर इशू हैं वो भी सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं, साइंस पेज पर है, आज संडे है, तो यहाँ पर साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ब्लैक कोरल की, ऑस्ट्रेलिया के पास में आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पर ग्रेट बैरियर रीफ है, तो वहाँ पर रिमोट कंट्रोल सबमरीन का यूज़ करते हुए साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ब्लैक कोरल की एक नई स्पीसीज को ढूंढा है। ब्लैक कोरल की जो नई स्पीसीज है ये सैलो वाटर में भी पाई जा सकती है और बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी पाई जा सकती है। यहाँ पर बताया गया है कि कोरल पे बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, ऐसे लगता है जैसे कि उनके फैन है, फर है, और ये फोटोसिंथेसिस के ऊपर भी रिलाई करती हैं एनर्जी के लिए। ओके, ब्लैक कोरल आर filter feeders and eat tiny zooplankton that are abundant in deep waters. Okay, देखो अभी मीजल्स का कुछ आउटब्रेक देखने को मिला, तो इसके बारे में बताया गया है कि कोविड की वजह से जो अदर चीज़ें हैं उन पर वैक्सीनेशन पर फोकस नहीं किया गया, जिसकी वजह से मीजल्स का आउटब्रेक देखने को मिलता है। तो WHO ने ये बात रखी है कि 40 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं उनको मीजल्स की जो वैक्सीनेशन जो लास्ट ईयर है वो नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से ये सारे जो इशू हैं वो देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर, और यहाँ पर देखो 3 आर्टिकल हैं। इसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इन दो के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दार्जिलिंग टी वाला जो एरिया है वहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है। दार्जिलिंग टी हमारे इंडिया का फर्स्ट ऐसा प्रोडक्ट जिसको GI टैग मिला था 2004 में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में है। तो अभी टी बोर्ड की मीटिंग हुई और उसमें डिस्कशन किया गया कि गवर्नमेंट से हमें जो है वो 1000 करोड़ रुपए चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, ताकि टी इंडस्ट्री को हम रिवाइवल कर सकें। ओके, तो यहाँ पर दार्जिलिंग टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 2009 में इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी हुई कि जो भी प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे वो ड्यूटी फ्री होंगे। तो यहाँ पर नेपाल की जो टी है वो इंडिया में एक तरीके से एनक्रोच कर रही है, जिसकी वजह से दार्जिलिंग टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है। दूसरा यहाँ पर फोकस किया गया क्लाइमेट चेंज की वजह से भी, और जो भी दार्जिलिंग टी एरिया जो है वहाँ पर जो भी गार्डनिंग है वो काफ़ी पुरानी है, जिसकी वजह से जो टी के जो पेड़ हैं उन पर भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ बहुत सारे बेसिक रीजन है जिसकी वजह से दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट में है। तो यहाँ पर फोकस किया गया है कि नेपाल के साथ में जो हमारा जो ट्रीटी है उसको दोबारा से हम रीइनिशिएट करें, और हमारे इंडिया के जो फार्मर्स हैं, जो हमारे गार्डनर्स हैं, उनके ऊपर फोकस करते हुए हमारी जो पॉलिसी है वो होनी चाहिए।
देखो इसी तरीके का इशू जो है वो अभी हमने पहले भी देखा कि जैसे कि हम एप्पल की बात करें तो एप्पल जो है वो अलग एरिया से जैसे ईरान से और अलग कंट्री से हमारे इंडिया में मार्केट में एनक्रोच कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे इंडिया की जो एप्पल हैं उन प्रोड्यूसर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। तो जो भी मेन प्रोडक्ट्स हैं उसमें इंडिया में को फोकस करना चाहिए कि हमारे अकॉर्डिंग हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारी पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो, ताकि उसका एक रिजल्ट जो है वो बेहतरीन हो सके। तो आप टी बोर्ड के बारे में कमेंट बॉक्स में बता दोगे। इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर था उसमें टी बोर्ड को लेकर के क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से जब भी कोई टर्म न्यूज़ में रहे ना उसके बारे में आप सर्च कर लोगे, और जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कब एस्टेब्लिश किया गया था, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक कुछ फैक्ट जो है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर सुसाइड को लेकर के जो हमारी इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी आई है उसके बारे में बताया गया है कि इंडिया में जो सुसाइड रेट है उसको 2030 तक 10% तक रिड्यूस करना है, मेन टारगेट इसका। और हम देखें तो हमारे इंडिया में सुसाइड केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 15 से 29 साल के जो लड़के हैं मैन जो हैं उनमें सुसाइड रेट, और 15 से 19 साल की जो गर्ल है उनमें सुसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो इन सारे इवेंट्स को हमें रिड्यूस करना है, इसीलिए यहाँ पर सुसाइडल पॉलिसी के ऊपर फोकस किया गया है। ये जो सुसाइडल पॉलिसी है डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो है मेन जो पॉइंट है, मतलब हमने जो भी यहाँ पर मेन फोकस किया हमारी सुसाइडल पॉलिसी में वो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। और आप सभी को पता है प्रीलिम्स का पेपर है 28 मई को। तो प्रीलिम्स फोकस जो है वो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। मंथली बेसिस पर ये प्रोग्राम है। इसमें आपका स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर पार्ट प्रीलिम्स का वो कवर करवाया जाएगा। और इसमें 3000 प्लस जो क्वेश्चंस हैं उनकी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और करंट अफेयर लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर आपका कवर करवाया जाएगा। किस तरीके से कवर करवाया जाएगा, तो डेली बेसिस पर आपको टारगेट दिया जाएगा, उस टारगेट को आपको अचीव करना है। फिर उस टारगेट से रिलेटेड टारगेट से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जाएंगे। ओके, तो इससे आपकी एमसीक्यू की एक एनफ प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप इजीली यूपीएससी को क्रैक कर सकते हो। और हमने यहाँ पर टारगेट रखा है कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में 110 प्लस जो है वो आप स्कोर इजीली कर पाओ। तो ये हमारा टारगेट है कि 110 प्लस जो स्कोर है वो आप कर पाओ। और ये तभी कंप्लीट होगा तब आप अभी से अपनी प्रीलिम्स को लेकर के फोकस करोगे, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो फोकस करोगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उनको एलिमिनेट करने का जो प्रोसीजर है वो मोर प्रैक्टिस से ही आप क्रैक कर पाते हो। ओके, थैंक यू।